हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के बारे में, और जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड बातें की थी, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर चर्चा की थी, जिसमें एक मिस प्रिंट था, उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। डेटा मैंने शायद आपको पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी PDF में आपको मिलेगा, तो वो थोड़ा सा नंबरिंग का 1000 का उसको आप सही कर लेना है ना। उच्चतम न्यायालय की बात हमने यहाँ पर करनी है। देखिए टैगलाइन क्या है। जब हम उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं, इसकी टैगलाइन क्या है, तो आप कहेंगे यतो धर्मस्थितो जय की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। पृष्ठभूमि की बात जब हम करते हैं तो आप सब जानते हैं कि देखिए 1773 का जो विनियमन अधिनियम स्थापित किया गया था, कहाँ पर, तो आप कहेंगे फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है साहब। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके तहत न्यायालय की एकल प्रणाली क्या है, स्थापित की गई। और अगर हम बात करें कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में मिलता है, भाग 5 में है, आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक मिलता है। कब अस्तित्व में आया, तो देखिए वैसे तो 26 जनवरी को ही आ गया था, लेकिन फिर भी इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1950 को। संरचना की बात करेंगे, वर्तमान में देखिए कितना है, तो ये आपके 2019 में कितना कर दिया गया जी, तो आपको ध्यान रखना है 1+33 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए अगर यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है ना, न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करनी है तो यह अधिकार किसके पास होगा, तो आप कहेंगे यह अधिकार होता है पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास। और यही बात अगर हम हाई कोर्ट की कर रहे होते तब वहां पर किसको अधिकार होता, राष्ट्रपति को होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मूल रूप से मतलब आपसे पूछे कि जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया तब वहां पर सदस्य संख्या कितनी थी, 1+7 थी। और 2019 की बात करेंगे 33, मतलब एक यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश प्लस 33, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 34 यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, चलेगा भाई। नियुक्ति की बात करते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे कि देखिए नियुक्ति की जब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, तो राष्ट्रपति खुद से नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अपना कौन है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसके आधार पर, तो आपने कॉलेजियम सिस्टम का नाम सुना होगा, किसके आधार पर, ये देखिए ये आपका होता है कॉलेजियम व्यवस्था। अगर आपको याद हो तो प्रथम न्यायाधीश मामला, द्वितीय न्यायाधीश मामला, तृतीय न्यायाधीश मामला, फिर 2015 में आपके आता है NJSC का गठन किया जाता है, और फिर अक्टूबर जो है 2015 में NJSC को समाप्त कर दिया जाता है। और फिर ये प्रावधान किया जाता है कि नहीं भाई, इनकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर ही की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है, मतलब, और नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति दोनों की करता है, मतलब राष्ट्रपति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और ध्यान रखिएगा परामर्श के बाद, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है परामर्श किससे करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश। और हम ये कह रहे हैं कि देखिए इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, आपका और भी इजी हो जाएगा ताकि आपके कन्फ्यूजन ना हो। आपने कहा मैडम देखिए अगर आपसे पूछे किसके आधार पर करता है, तो आपने कहा कि यहाँ पर राष्ट्रपति करता है, और ये आपके कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कॉलेजियम व्यवस्था का जो उद्गम है, उद्गम या मैं कहूँ कि सृजन, तो ये आपके हुआ था कौन सा, तो जब हमारा दूसरा न्यायाधीश मामला यहाँ पर आया था, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात आती है कि देखिए उस समय यहाँ पर यह प्रावधान किया गया था कि कितने सदस्य होंगे, 1+2, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। फिर आपका जो तृतीय न्यायाधीश मामला आता है तीसरा, उसमें मामला कर दिया जाता है कि कितने होंगे, 1+4, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक 4 जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। तो ये कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर राष्ट्रपति क्या करता है, इनकी नियुक्ति। हालांकि हाई कोर्ट में जो है क्या है, अलग होते हैं, है ना, मतलब एक ही कॉलेजियम व्यवस्था में एक आपके सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, और एक संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है ना, उससे परामर्श करके किया जाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश की करनी है, अन्य न्यायाधीश की करेंगे तो फिर मुख्य न्यायाधीश शामिल हो जाएगा। इतना वहाँ हाई कोर्ट में मत जाइए, अभी बस आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर करता है। कॉलेजियम का उद्भव ये दूसरे न्यायाधीश में निकल के होता है, और तीसरा न्यायाधीश मामले में सदस्य संख्या में वृद्धि यहाँ पर कर दी जाती है। आगे देखिए नियुक्ति से संबंधित मामलों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नियुक्ति से संबंधित बात करेंगे। पहला न्यायाधीश मामला आता है, तो यहाँ पर ये जो परामर्श है इसको लेकर ही मुद्दा उठा था कि देखिए जो परामर्श शब्द का मतलब क्या है कि सहमति है या नहीं है। तो जो पहला न्यायाधीश मामला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भैया यहाँ पर परामर्श का मतलब सहमति तो नहीं होगा, बल्कि
जो विचार है उनका आदान प्रदान है कि भाई उसने क्या है मतलब परामर्श दिया, माने या नहीं माने उसके ऊपर है। फिर दूसरा आता है 1993 में, और इस परामर्श का मतलब उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही डिसीजन चेंज किया और कहा कि नहीं भैया, परामर्श का मतलब सहमति माना जाएगा। तो नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या है, बाध्यकारी होगी, और इन्होंने कहा कि भैया एक सीजीआई हो जाएगा, 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हो जाएंगे। तो ऐसा एक सिस्टम कर दिया जाए, तो यहीं से निकल के आता है कॉलेजियम सिस्टम। फिर तीसरा न्यायाधीश मामला आता है, इसमें कहते हैं कि देखिए बहुमत का परामर्श, इसका मतलब अन्य न्यायाधीशों की राय भी शामिल है। तो यहाँ पर कितना कर दिया गया, यहाँ पर सदस्य संख्या 1+4 कर दी गई। फिर कॉलेजियम में मतलब वही 4 हो गए। फिर 99वां संविधान संशोधन के द्वारा NJAC कॉलेजियम प्रणाली में बदल दिया जाता है, मतलब यह आ जाता है कॉलेजियम प्रणाली चेंज हो जाती है। फिर चौथा न्यायाधीश मामला आता है, जिसके तहत यहाँ पर ये आपका होता है JS खैर, नहीं लिखा हुआ तक तो ध्यान रखना, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है JS खैर, ये अपने जो है JS खैर होते हैं, इनकी संवैधानिक पीठ ने यहाँ पर डिसीजन दिया और उसके तहत जो NJAC हुआ करता था उसको समाप्त किया और कहा कि भैया फिर से हम यही कहेंगे कि कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर ही क्या किया जाएगा, यहाँ पर आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये बात है अक्टूबर 2015 की, जब NJAC को असंवैधानिक यहाँ पर घोषित किया जाता है। योग्यताएं क्या होंगी भैया, भारत का नागरिक होगा, 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता। हाई कोर्ट से कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पर दोनों में 10-10 है, यहाँ पर 5 वर्ष हाई कोर्ट का न्यायाधीश, या फिर कहीं एडवोकेट रहा हो 10 साल तक, या फिर राष्ट्रपति की राय में न्यायविद के रूप में प्रतिष्ठित हो। ये हाई कोर्ट में क्या है, इसका प्रावधान नहीं है। शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा, या फिर इसके द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति के द्वारा। इसका कहाँ पर उल्लेख मिलता है, संविधान की 3री अनुसूची में मिलता है। वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। भारतीय संविधान की 2री अनुसूची में उल्लेखित होता है, कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। इस संबंध में 3 प्रावधान हैं। 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहे, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पद से इस्तीफा दे दे, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या है, हटाया जाए, ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, जब नियुक्ति की जाती है कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं है, संविधान में वर्णित आधार पर ही हटाया जा सकता है, तो कार्यकाल को भी सुरक्षा है। निश्चित सेवा शर्तें हैं जो कि संसद के द्वारा निर्धारित है। संचित निधि से व्यय वेतन दिया जाता है। अवमानना पर दंड देने की शक्ति है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक है। न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में बहस नहीं हो सकती। स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता है। इसके साथ ही निष्कासन कैसे होगा भाई, कदाचार और क्या है, अक्षमता के आधार पर। महाभियोग, देखो वैसे अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमारे संविधान में कहीं भी महाभियोग शब्द का उल्लेख न्यायाधीश के लिए नहीं किया गया। इसके लिए केवल रिमूवल शब्द का यूज किया गया, हटाना, कि कैसे हटाया जाएगा। तो यहाँ पर लोकसभा में लाएंगे तो 100 सांसद, राज्यसभा में प्रस्ताव लाते हैं तो 50। अध्यक्ष चाहे तो स्वीकार करे या तो अस्वीकार कर दे। स्वीकार कर लेता है, 3 सदस्यीय कमेटी बनती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक लॉ एक्सपर्ट होगा। इनके द्वारा जांच की जाएगी। दोषी पाया जाता है तो उसे यहाँ पर क्या है, संसद के विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा और राष्ट्रपति के ऑर्डर से क्या कर देंगे जी, उसको यहाँ पर हटा देंगे। तो ये मैंने पूरा अभी तक बता दिया है। महाभियोग का सर्वोच्च न्यायालय का पहला मामला आता है बी रामास्वामी में, जो कि लोकसभा में विफल हो जाता है। संवैधानिक प्रावधान 124 स्थापना गठन, 125 में वेतन, 26 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और साथ ही देखिए शर्तें क्या है। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो सकता है, सीजीआई स्थायी रूप से अनुपस्थित है, सीजीआई अपने कर्तव्यों का पालन करने में क्या है, असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति कार्यवाहक यहाँ पर न्यायाधीश की नियुक्ति कर देगा। आगे देखिए 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, 28 में बैठक की बात हमने यहाँ पर की है, 129 में अभिलेख न्यायालय होगा, 130 में सर्वोच्च न्यायालय का बैठक, हालांकि दिल्ली में ही है लेकिन अगर चाहे तो इसे चेंज भी किया जा सकता है कि अगर कहीं और करनी हो, पहले की भी गई है। 131 मूल अधिकार क्षेत्र की बात करता है, और साथ ही देखिए 132 यहाँ पर जो है आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, कि कुछ मामलों में हाई कोर्ट से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र। 133 में सिविल मामलों के संबंध में हाई कोर्ट के अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र। 134 में आपराधिक मामलों से संबंधित है, 134 से प्रमाण पत्र जारी करता है। 135 ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। 136 फिर यहाँ पर 137 सर्वोच्च न्यायालय खुद के डिसीजन को ही चेंज कर सकता है।
138 में इसका विस्तार किया जा सकता है। 139 में कुछ रिट जारी करने की शक्ति यहाँ पर प्रदान की जाती है सुप्रीम कोर्ट को। 139A में कुछ मामलों का हस्तांतरण। 140 में सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियाँ। 141 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो घोषित कानून है सभी न्यायालयों पर क्या है, बाध्यकारी होंगे। 42 में आदेश और डिग्री का प्रवर्तन और खोज के बारे में आदेश दिया जा सकता है। 43 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की जो राष्ट्रपति की क्या है जो शक्ति है उसके बारे में है। 144 में सिविल और न्यायिक अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जो है सहायता के लिए कार्य करना है। 45 में न्यायालय के नियम है, अधिकारी कर्मचारी। और 47 में क्या दी गई है, व्याख्या यहाँ पर दी गई है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जुड़े हुए कुछ क्या है इंपॉर्टेंट है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी जो है आपसे पूछे पहले कौन से थे, हरिलाल जेकानिया। सबसे लंबे तक बाईवी चंद्रचूड़। कम तक कौन से थे, कमल नारायण। मुस्लिम समुदाय से हिदायतुल्ला। सुप्रीम कोर्ट की पहली फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की सबसे लंबी रूमा पाल। एक समय में 3 महिलाओं की अधिकतम हेमा कोहली, ये सारी रही थी, है ना। और ये सारी चीज़ें हमने बात की हैं किसके बारे में, तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट की अगर हम स्टेट की बात करेंगे कि राज्य में जो उच्च न्यायालय है ना, अगर हम पूछें कि देखिए पहला उच्च न्यायालय, तो आपको ध्यान रखना है 1861 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत पहला जो हाई कोर्ट है वो आपके कलकत्ता यानी कि 2 जुलाई 1862 को कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और बॉम्बे की बात करेंगे तो बॉम्बे हमारा सेकंड हाई कोर्ट है जो कि 14 अगस्त 1862 को स्थापित किया गया है। और मद्रास की बात करेंगे तो 15 अगस्त की ध्यान रखेंगे, ये 1862 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सा है, तो 15 अगस्त 1862 कितना हो जाएगा, 15 अगस्त 1862 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कितना है ये भी आपके कितना हो जाएगा, 1862 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, कितना है 15 अगस्त 1862 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है मद्रास की स्थापना हुई है। हालांकि फिर 2016 में जो है क्या होता है, तो आपको जानकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि इनका नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो अगर हम कलकत्ता की बात करेंगे कोलकाता हो जाता है, और बम्बई की बात करेंगे मतलब पहले बॉम्बे था मुंबई हो जाता है, और यहाँ पर मद्रास की बात करेंगे तो मद्रास का चेन्नई हो जाता है, और यहाँ पर जो है बॉम्बे का मुंबई हो जाता है। 1866 में हमारा चौथा बनता है कौन सा, तो ध्यान रखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। सर्वाधिक न्यायाधीश यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। न्यूनतम आपके कहाँ पर, सिक्किम में देखने के लिए मिलते हैं। किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कौन सी हो जाएंगी, अन्ना चंडी जो है इनका आपको ध्यान रखना है। एक सिंपल सी बात कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे कौन बने थे, तो भाई अगर तुमको ध्यान रखना है तो लीला सेठ जो कि आपके हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे। 25वां नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और इसने काम करना कब से प्रारंभ किया है, तो ध्यान रखना कार्य करना प्रारंभ किया है आपके 2019 से। अगर आपसे पूछे कि देखिए अगर तुमसे यहाँ पर पूछ ले कि मैडम इसको तो छोड़ो, अगर तुमसे यहाँ पर कोई ऐसे पूछे कि ऐसे राज्य जहाँ पर क्या नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, मतलब ऐसे राज्य जहाँ पर क्या नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, तो देखो कैसे याद करोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के ऐसे राज्य जहाँ हाई कोर्ट नहीं है, तो भारत के ऐसे राज्य जहाँ हाई कोर्ट नहीं है, तो इसकी छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। हाई कोर्ट ध्यान रखिएगा, भारत के ऐसे राज्य जहाँ हाई कोर्ट नहीं है, वो कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अनागोमी। कैसे याद रखेंगे, अनागोमी क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कौन सा होगा, अनागोमी। क्या होगा, अनागोमी की बात करेंगे। और ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा, ऐसे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ना की बात करेंगे, ना का मतलब यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा। और गो की बात करेंगे, गोवा हो जाएगा। और मी की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। क्या होगा, मी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिजोरम होने वाला है। अगर तुमसे पूछे कि हाई कोर्ट, तो भाई हाई कोर्ट की अगर बात करेंगे तो कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद की बात करेंगे तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 214 से लेकर 231 में क्या मिलता है, तो हाई कोर्ट का प्रावधान मिलता है। किसका, हाई कोर्ट का प्रावधान मिलता है।
कौन सा भाग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, भाग 6 हो जाएगा। अध्याय की बात करेंगे, अध्याय कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला वाला आर्टिकल 214 क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा, प्रत्येक राज्य में एक यहाँ पर हाई कोर्ट होगा, ये वाली बात यहाँ पर कहता है, ठीक है। 215 की बात करेंगे, 215 में क्या है, हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में काम करेगा। इस बात का मतलब क्या है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के तहत एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में काम करता है, वो क्या होता है, तो यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा कुछ भी डिसीजन दिया जाएगा, इसके जो निर्णय होंगे, कार्यवाही होंगे, ये रिकॉर्ड्स के रूप में शामिल किए जाएंगे। और जब भविष्य में, है ना, कभी अधीनस्थ न्यायालय जो होंगे उनमें अगर ऐसा ही कोई मामला आता है तो यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को ही देखकर यहाँ पर जो है डिसीजन लिया जाएगा। अगर अधीनस्थ न्यायालय इसकी अवज्ञा करते हैं तो इसे हाई कोर्ट की क्या है, अवमानना माना जाएगा, जिसके तहत यहाँ पर हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसे दंडित भी कर सकता है अधीनस्थ न्यायालय को। 216 की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। 216 में हाई कोर्ट का गठन क्या किया गया है, हाई कोर्ट का गठन होगा, जिसमें एक तो आपके मुख्य क्या हो जाएगा, एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस अन्य न्यायाधीश। इस बात का मतलब ये हुआ कि कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, इसका उल्लेख किसमें नहीं किया गया है जी, हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है ना, भारतीय संविधान में नहीं किया गया। संख्या निर्धारण करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग राजस्थान के संदर्भ में कब किया था, तो 2015 में किया था। और अगर हम राजस्थान हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हैं, 50 न्यायाधीश। कितने हो सकते हैं, 50 न्यायाधीश यहाँ पर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको आपकी बात बताऊं, है ना, कि जो मेन कहानी है, इसके बाद आता है 217। तो 217 में किसकी बात की गई है, आप सब जानते हैं कि 217 में आपका नियुक्ति है, कैसे सब हटाना है, ये सारी बात आपको यहाँ पर बात करनी है कि नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे नियुक्ति करता है, बोलो कौन, राष्ट्रपति। खुद नहीं करता, किस व्यवस्था पर करेगा, कॉलेजियम पद्धति। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एकमात्र रिवीजन क्लास है, जिसने पहले पढ़ रखा होगा उसको ज़्यादा समझ में आएगा, जो पहली बार पढ़ रहा है तो हो सकता है उसको कन्फ्यूजन हो। तो ध्यान रखिए कॉलेजियम पद्धति। भाई देखिए जो प्रथम है तो यहाँ पर कॉलेजियम पद्धति के आधार पर करता है। और आप कहें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, कि अगर हम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं ना, अगर कोई तुमसे पूछे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो करेगा तो वही राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति किस किस से सलाह लेगा, तो जो यहाँ पर कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। दो यहाँ पर कौन होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश। दो कौन होंगे जी, दो यहाँ पर आपके वरिष्ठतम न्यायाधीश हो जाएंगे। और एक संबंधित राज्य का क्या होगा, संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होगा उससे भी परामर्श कर लिया जाएगा। बाकी के अन्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो अन्य न्यायाधीश की जब हम बात करते हैं तो अन्य न्यायाधीश यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। बाकी के सब सेम होंगे ये लोग, बस इसमें एक और जुड़ जाएगा, कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन जुड़ जाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर क्या है, ऐड हो जाएगा। तो ये आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 217। नियुक्ति की बात करते हैं, इसी में अपने त्याग पत्र की बात करते हैं कि त्याग पत्र देना होगा, किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। हटाने की बात आएगी कि किस आधार पर हटाया जा सकता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हटाएगा कौन, तो हटाने की बात करेंगे तो इनको उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रकार से कैग को हटाते हैं, जिस प्रकार से केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं, जिस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाते हैं, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, जिस प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। देखिए कि अगर आपसे पूछे कि देखिए राज्य के एकीकरण को लेकर, या राज्य का जब एकीकरण के दौरान राज्य की राजधानी क्या हो और हाई कोर्ट को लेकर क्या है संशय था, इसी के लिए हमने क्या किया, BR पटेल समिति की जो है क्या है, मतलब BR पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जहां पर एक हमारे सदस्य थे कर्नल TC पुरी और एक थे HP सिन्हा। इन्होंने मार्च 1949 में क्या है, इन्होंने यहाँ पर जो है सुझाव दिया, या मैं कहूँ इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि राज्य की राजधानी जयपुर हो और हाई कोर्ट जोधपुर में स्थापित किया जाए।
राज प्रमुख हमारे उस समय कौन हुआ करते थे जी? सवाई मानसिंह, है ना। सवाई मानसिंह यहाँ पर राज प्रमुख हुआ करते थे। इन्होंने 25 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी की और 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो थे कमलकांत वर्मा जी, और इनके साथ 11 अन्य और न्यायाधीश थे। कौन कौन से? अमर सिंह जिनका समन जोधपुर, शार्दुल सिंह उदयपुर, मोहम्मद इब्राहिम जयपुर, के शर्मा भरतपुर, केशव चंद्र गुप्ता कोटा, लाला नवल किशोर जोधपुर और कंवर लाल वाफना ये जयपुर के थे, जवान सिंह उदयपुर से, दुर्गा शंकर दवे बूंदी, त्रिलोक चंद बीकानेर और आनंद की बात करेंगे तो अलवर हो जाएगा। राज प्रमुख की बात करेंगे तो राज प्रमुख ने मई 1952 में फिर से अधिसूचना जारी की। और ये अधिसूचना क्यों जारी की गई थी? तो देखिए उस समय 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र दिवस लागू होता है या हमारा जो है संविधान, हाँ तो ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस समय यहाँ पर ये प्रोविजन किया गया कि देखिए अब जो न्यायाधीश है उन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाएगी वो उनकी योग्यता जो होगी वो भारतीय संविधान के अनुरूप होगी। कमलकांत वर्मा जी और कुछ अन्य न्यायाधीशों को यहाँ पर त्यागपत्र देना पड़ा। फिर मई 1952 में हमारे जो राजप्रमुख, अच्छा एक और कारण था, क्योंकि जो राजस्थान है, जो जब हमारा संविधान लागू हुआ, जो राजस्थान है उसे 20 श्रेणी का राज्य घोषित कर दिया गया और साथ ही ये भी कंपल्सन कर दिया गया। कंपल्सन क्या किया गया था कि देखिए भैया योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। तो देखिए राजस्थान में क्या होगा? न्याय व्यवस्था, इन्होंने कहा कि कोटा, बीकानेर जो उदयपुर बेंच है वो समाप्त हो जाएंगी और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जयपुर जो बेंच थी वो बनी रही, जोधपुर में जो है आपके हाई कोर्ट था। फिर 1956 में पी सत्यनारायण समिति, आपने इनके बारे में सुना होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात जब करते हैं तो फरवरी 1958 में यहाँ पर क्या कर दिया गया, जो जोधपुर हाई कोर्ट थी, है ना, ये तो बनी रही, लेकिन जो जयपुर की पीठ थी उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन उत्तर पूर्वी जो राजस्थान के लोग हैं उन्होंने आक्रोश फैलाया, लोगों में अशांति बनी रही और यहाँ पर मजबूरन फिर क्या करना पड़ा? तो आप कहेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की जो उपधारा है 2 के तहत राष्ट्रपति ने ऑर्डर दिया और राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश 1976 के द्वारा जयपुर हाई कोर्ट को यथावत रखा गया। लेकिन इसने अपना जो काम करना शुरू किया था वो ध्यान रखिएगा 31 जनवरी 1977 को, है ना। और यहाँ पर अगर पूछे पुनर्स्थापित कब किया गया? 1976 में किया गया था। आगे देखिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है इनको। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? कैलाशनाथ वाचू। न्यूनतम कार्यकाल वाले सतीश कुमार मित्तल हैं। प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? जयस पांचाल हैं। और राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई भी रह चुके हैं आरएम लोढ़ा हो जाएंगे। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात जब हम करते हैं तो देखिए एस के गर्ग हो जाएंगे। वर्तमान में हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीश कितनी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ ही देखिए ऐसे न्यायाधीश जिनका पद पर निधन हुआ है ना, तो राजेंद्र प्रसाद, सुरेश चंद्र सिंघल हो जाएगा। ऐसे न्यायाधीश जो राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, फारक हुसैन हो जाएंगे। और एक और चीज कि देखिए अगर आपसे पूछे ई वर्चुअल कोर्ट की बात करेंगे तो ई वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया था? जुलाई 2022 में एस सिंधे के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। सारे आर्टिकल मैंने नहीं बताए जो अगली क्लास में हम करने वाले हैं, लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको 10 मिनट में रिवाइज